हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता हम क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज़ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइस हमने सेकंड मेथड के बारे में पढ़ा था दैट इज़ इनकम मेथड, यानी कि इनकम मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स जो हमने बताए थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम मेथड नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, यानी एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है, कह रहा है कि क्लासीफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनटू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, हम हमारी इकोनॉमी को जो 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड होता है एक सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट होता है, तीसरा फर्म्स होती हैं और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जो 4 सेक्टर होते हैं उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आपका हाउस होल्ड सेक्टर आता है, दूसरा गवर्नमेंट आता है और तीसरा फर्म्स आती हैं और चौथा जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट एमपी। कैसे? बाय एडिंग, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो गाइज देखो, जो खर्चा हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जैसे हम और आप जो खर्चा करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, जैसे हम डेली बेसिस पर जो भी चीज़ें खरीदते हैं, तेल साबुन, है ना, इसके अलावा हमने फ्रिज खरीदा, हमने कूलर खरीदा, यानी कि एक हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा सुई से लेके हवाई जहाज़ तक जो भी चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं, जो भी चीज़ें परचेज़ की जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारी नीड क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो वो सारे खर्चे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। समझ में आ गया क्या कहा? एक हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जितने भी खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, जैसे सुई से, देखो मैं कितने नाम बताऊं, मैं बहुत सारे नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप इतना समझो कि एक नीडल से लेके, एक सुई से लेके हवाई जहाज़ तक जितनी भी चीज़ें खरीदी जाती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा अपने कंजम्पशन के लिए, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझ रहे हो? हाँ सर, समझ में आ रहा है। इसके बाद सेकंड कह रहा कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर इसका क्या मतलब है? तो देखो सरकार भी बहुत सारा खर्चा करती है ना, कंजम्पशन पर, जैसे जो क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसके लिए मेडिसिन परचेज़ किया जाता है, ठीक है, सरकारी स्कूल के लिए बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, जैसे मिड डे मील वगैरह हो गया, है ना, बच्चों के खाने खिलाने के लिए उस पर खर्चा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सरकार जो भी खर्चा करती है कंजम्पशन पर, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये बी वाला पार्ट हो गया। इसके बाद सी है, कह रहा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है। सर ये क्या होता है? तो एक फर्म के द्वारा, एक फर्म्स के द्वारा, यानी एक फर्म के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा जितने भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, कौन से खर्चे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, है ना, जैसे टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, विप्रो कंपनी हो गई, ये लोग जो इन्वेस्टमेंट पर खर्चा करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जितने भी कैपिटल गुड्स पर खर्चे किए जाते हैं, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, है ना, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इसमें आता है। ठीक है, देखो कोई भी कंपनी एक तो फिक्स्ड असेट्स पर पैसा खर्च करती है और दूसरा वो रॉ मटेरियल पर भी खर्चा करती है ना, मतलब इन्वेंट्री पर भी वो खर्चा करती है। तो किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के द्वारा जितने भी खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, किस पर? इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट का मतलब जितने भी कैपिटल गुड्स पर खर्चे किए जाते हैं, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया या अदर कोई इक्विपमेंट हो गया, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पर जो भी खर्चे किए जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। इसके बाद फोर्थ होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी हम एक्सपोर्ट करने पर, ठीक है, जितना नेट खर्चा करते हैं, मतलब देखो एक्सपोर्ट करने पर नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन से और इंपोर्ट भी करते हैं हम फॉरेन को, तो जो हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है, यानी हमने जो टोटल एक्सपोर्ट किया उसमें से जो नेट हमने इंपोर्ट किया उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो
ये चार कंपोनेंट बेसिकली जोड़े जाते हैं, ठीक है। और जब हम इन चार कंपोनेंट को जोड़ देते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, जीडीपी या टेम्पी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा अपने कंजम्पशन के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा जो कंजम्पशन पर यानी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर जो खर्चे किए जाते हैं उसे बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और किसी भी फर्म्स या किसी भी कंपनी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आता है, ठीक है, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, चेंज इन स्टॉक, है ना। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये बात आपको पता है? हाँ सर पता है। और चौथा जो कंपोनेंट होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट का, ठीक है। अभी हम और इसके बारे में समझेंगे, डोंट वरी। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी या टैप्सी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, जब हम ऊपर के जो चार कंपोनेंट हैं जब उनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमें जीडीपी या टेम्पी मिल जाता है। और जब हमने एक बार जीडीपी या टेम्पी फाइंड आउट कर लिया तो फिर हम एनएनपी या टैप्सी निकाल सकते हैं कन्वर्जन करके। सर कैसे, तो देखो यहाँ पे जी है, यहाँ पे एन है, इसका मतलब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे डीपी है मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट क्या है, एनपी है यानी कि नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल पे जाना है तो प्लस का एनएफआईए करना होगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यानी हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस का एनआईटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जीडीपी या टेम्पी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस का एनआईटी। समझ में आ गया, ठीक है। आइए और डिटेल में थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। देखो एक्सपेंडिचर मेथड से गाइस हम जो भी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं जीडीपी या टेम्पी, यानी जो एग्रीगेट बनता है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसको बोलते हैं जीडीपी या टेम्पी। अब ये जीडीपी या टेम्पी कैसे आएगा, तो पीएफसीई का मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस इसमें हम ऐड करते हैं जीएफसीई यानी कि दूसरा वाला कंपोनेंट जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरा कंपोनेंट होता है जीडीसीएफ का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और चौथा जो कंपोनेंट होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट का, ठीक है। देखो बहुत बार क्या होता है, वैसे तो 99% क्या होगा कि ये जो पीएफसीई है यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं वो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है मान लो, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग। सर इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो एक हाउस होल्ड है, उसकी जो पर्सनल इनकम है वो 100 है और उसने 100 में से 30 रुपया सेव कर लिया, तो बताओ उसने खर्च कितना किया, तो 100 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसका मतलब 70 रुपीज़ उसने खर्च किए, है ना। तो अगर ध्यान रखना, अगर ये पीएफसीई क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग का, तो आपका पीएफसीई आ जाएगा, ठीक है। या इसके अलावा एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, देखो बहुत बार वैसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 99% ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट यानी कि पीएफसी। लेकिन अगर नहीं दिया है तो एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला ये होता है कि जो भी खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड के द्वारा, प्लस जो भी खर्चे किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा, प्लस कुछ खर्चे किए जाते हैं एनजीओ के द्वारा, ठीक है, यानी जो नॉन गेन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, कुछ खर्चे करती हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, ठीक है, और ये जो भी खर्चे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर उनको अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर को। यानी एनजीओ क्या करेंगे, कुछ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगी और वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। तो एक फार्मूला ये भी होता है कि जो खर्चा हाउस होल्ड के द्वारा किया जा रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, और प्लस जो खर्चा एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है ना, किसी भी एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है किस पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो इन दोनों की वैल्यू को जोड़ लेंगे तो भी क्या आ जाएगा, पीएफसी आ जाएगा। चलो इसके बाद जीएफसी, ये तो 100% क्वेश्चन में दिया ही रहता है, यानी गवर्नमेंट का जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है ये क्वेश्चन में दिया रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीडीसीएफ, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है बहुत बार। तो जीडीसीएफ का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
ठीक है। अब जीडीसीएफ का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब जो जीडीसीएफ होता है उसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीडीसीएफ और एक होता है चेंज इन स्टॉक। सर जीडीसीएफ का मतलब क्या हुआ, तो जीडीसीएफ का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इसमें हम कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। मैंने बताया था ना कि जो फर्म के द्वारा या जो किसी कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो उसने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना किया है, मतलब कि कैपिटल असेट पर कितना किया है, और दूसरा चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेंट्री पर कितना उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना खर्च कर रखा है। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर लेंगे यानी फिक्स्ड वाला खर्चा प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का खर्चा, तो भी क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि जीडीसीएफ आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो बहुत बार देखो क्या होता है कि क्वेश्चन में एनडीसीएफ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एनडीसीएफ। सर एनडीसीएफ का मतलब क्या होता है, तो एनडीसीएफ का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, फुल फॉर्म क्या होता है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो अगर क्वेश्चन में नेट दिया है तो नेट को अगर हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो हमेशा हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं। तो याद रखना अगर कभी भी क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। और एक बार और हम अच्छे से समझा देते हैं कि जो चार कंपोनेंट हम ऐड करते हैं जीडीपी एट एमपी के लिए, उन चार कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें पीएफसीई का, तो पीएफसीई का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई हाउस होल्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना जो खर्चे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किए जाते हैं, इंटरमीडिएट वाले नहीं। ठीक है, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स एंड नीड्स, यानी एक हाउस होल्ड जो भी खर्चा कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जिससे उसकी नीड या फिर उसकी वांट को क्या मिले, सेटिस्फाई मिले, तो वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, पीएफसी यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फिर मैंने बताया था कि बहुत बार ये पीएफसी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होता, तो इसका फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है जीएफसीई यानी कि गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या आता है, सरकार के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं। इसमें देखो लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, यानी किसी भी सरकार के द्वारा, यानी देश की जो सरकार है उसके द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं किस पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, जिससे इकोनॉमी के जो लोग हैं उनका क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो वो जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट होता है जीडीसीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें क्या आता है, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी बाय द रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इट इंक्लूड्स। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, दूसरा चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, है ना। और अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मान लो क्वेश्चन में नहीं डायरेक्टली दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक करके दिया है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट होता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट या नेक्स्ट जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल के अंदर जो एक्सपोर्ट किया जाता है और जो इंपोर्ट किया जाता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, चारों कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है जीडीपी एट एमपी। फिर इसके बाद यहाँ देखो लिखा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब तो आपको पता ही है ना। अब देखो यहाँ पे स्टार बना के लिखा है कि क्वेश्चन में बहुत बार जीडीसीएफ नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में एनडीसीएफ दिया रहता है। तो अगर एनडीसीएफ दिया है तो हमें तो निकालना है जीडीसीएफ, तो हम प्लस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। तो अगर एनडीसीएफ में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो गाइस हमको क्या मिल जाता है, जीडीसीएफ मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक नोट लिखा हुआ है, कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी जो चार सेक्टर हैं उनके द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उन सभी का जब हम टोटल कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एट एमपी मिल जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, क्या हैं वो देखो।
सबसे पहला प्रिकॉशंस है ट्रांसफर इनकम, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी जितनी भी ट्रांसफर इनकम होती है, ठीक है, मैंने बताया था इनकम दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं फैक्टर इनकम और एक को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब जो मुफ्त वाली इनकम होती है, जैसे गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, पॉकेट मनी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। तो जितनी भी ट्रांसफर इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं ना। फिर इसके बाद होता है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो मैंने बताया था कि अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स है जिसे हम सेल करते हैं तो उसको सेल करने पर जो पैसा मिलता है उसको भी हम नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स बनाते हैं तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी होती है। तो अगर दोबारा से हम सेकेंड हैंड गुड्स को भी, उसकी जो वैल्यू है उसको भी ऐड कर लेंगे तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा, यानी डबल काउंटिंग एक तरीके से मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। लेकिन याद रखना ब्रोकर का जो कमीशन होता है, यानी अगर सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के लिए हम कोई ब्रोकर लगाते हैं, ठीक है, और उस ब्रोकर के द्वारा जो भी कमीशन लिया जाता है तो उस कमीशन की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई होती है। ये बात भी मैंने बताया था। इसके बाद थर्ड होता है विंडफॉल गेन, यानी एक ऐसी इनकम जो अचानक से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा विंडफॉल गेन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जैसे कि लॉटरी इनकम हो गया, है ना, ये सारी इनकम। फिर चौथा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी कंपनी का बॉन्ड है, किसी कंपनी का शेयर है, तो ये जो बॉन्ड या फिर जो शेयर होता है ना, इनकी जो खरीद फरोख्त होती है ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह बस क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसकी एज सच कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती ना, मतलब इसका कोई प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर उनको खरीदा बेचा जा रहा है, जैसे कि बॉन्ड या शेयर हो गए, तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद फिफ्थ है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर हम प्रोडक्शन करते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट हम निकाल लेते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा वाई बिकॉज सच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी एंड प्रेजेंट वैल्यू एडिशन, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी पर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है नोट यहाँ पे दीज प्रिकॉशंस इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन एंड वैल्यू एडिंग एक्सपेंडिचर, यानी जो जेन्युइन खर्चा है बस वही हम लेते हैं नेशनल इनकम में, फालतू के खर्चे को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो वही सारे प्रिकॉशंस यहाँ पे भी दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रिकॉशन है, कह रहा कि ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी जो गुड्स, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चे किए जाते हैं वही नेशनल इनकम पे लिए जाते हैं, इंटरमीडिएट वाले नहीं लिए जाते, ठीक है, पहली बात। दूसरा, सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेना है, लेकिन हाँ अगर कोई कमीशन है तो उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। फिर लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर एज दीज आर वर पेपर क्लेम्स एंड आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक पेपर क्लेम्स होते हैं, इनका एज सच प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू को नहीं लेते हैं। इसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट अगर कोई है तो उसको हम नहीं लेंगे, है ना, सिर्फ फैक्टर पेमेंट को ही हम लेते हैं। इम्प्यूटेड रेंट अगर कोई हो गया, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब मैंने कल समझाया था ना कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो अपनी ही ज़मीन पर बिजनेस करता है तो उसका जो रेंट बनता है, ठीक है, वो रेंट की वैल्यू ही हम लेते हैं, जिसको इम्प्यूटेड रेंट भी कहते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रहा। चलो अब सबसे मेन चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। देखो दिक्कत यहीं पे आपको आती है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है यानी कि GDCF, सिर्फ इस वाले कंपोनेंट में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। तो देखो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो जो GDCF होता है इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर, यानी जो GDCF होता है या जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी जो खर्चे फिक्स्ड असेट्स पर किए जाते हैं किसी भी फर्म्स के द्वारा, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, है ना, इस पर जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिस्ट्स ऑफन क्लासीफाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसको फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के फर्दर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फिक्स्ड परचेज ऑफ
फिक्स्ड असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा या किसी भी फर्म्स के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं फिक्स्ड असेट्स पर, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी पर, तो उसको बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड। अब देखो बहुत सारे हाउस होल्ड हमारी इकोनॉमी में हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हाउस होल्ड पर, यानी कि हाउस होल्ड कह रहा हूँ कि जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो घर बनाए जाते हैं उस पर भी खर्चे किए जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यानी रहने के लिए जितने भी घर बने हुए हैं हमारी इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड के द्वारा खर्चे किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है, बात समझ रहे हो, यानी हाउस होल्ड के द्वारा जितना भी कंस्ट्रक्शन पर खर्चा किया जाता है, मतलब जो बिल्डिंग बनवाई जाती हैं रहने के लिए रेजिडेंशियल पर्पज से, उसको बेसिकली बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। और जो तीसरा होता है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। अब देखो सरकार भी बहुत सारा क्या करती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। सर क्या करती है, तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स डैम्स एंड ब्रिजेस, यानी सरकार के द्वारा जो रोड बनवाए जाते हैं, जो डैम्स बनवाए जाते हैं, जो ब्रिजेस बनवाए जाते हैं, जो मेट्रो वगैरह बनवाई जाती हैं, तो इन सब पर जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो याद रखना अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो इसके फर्दर 3 कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें से कुछ दिया होगा, या तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया होगा, या फिर हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट दिया होगा जो कंस्ट्रक्शन पर किया जाता है, या फिर सरकार का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा जो कि रोड्स डैम्स और ब्रिजेस पर किया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट होता है जीडीसीएफ का, जिसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कह रहा इट रिफर्स टू द चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो खर्चा स्टॉक पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पर किया जाता है। अब यहाँ लिखा एज नोटेड अर्लियर, मतलब आपने नोट किया होगा, मैं पहले भी ये पढ़ा चुका हूँ, इट इज़ एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। यानी अगर हम बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की तो इसका एक फार्मूला मैं बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक करके दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को जब आप माइनस कर देंगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कह रहा इट इज़ मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर द स्टॉक इंक्लूड्स, मतलब स्टॉक में क्या क्या आएगा। एक तो पहला लिखा है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी जो गुड्स बिल्कुल फिनिश्ड हैं, तैयार हैं, ठीक है, बन चुके हैं। और कह रहा है स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी जो अभी आधा अधूरा बना है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। और तीसरा होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है। तो याद रखना स्टॉक में ये तीनों चीज़ें आती हैं, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक हो। ठीक है, चलो इसके बाद होता है आपका नेट एक्सपोर्ट, जो कि आपका चौथा कंपोनेंट होता है। अब नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स। ठीक है, यानी फॉरेनर के द्वारा जो खर्चा किया जाता है ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं उस पर फॉरेनर के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेनर को उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। तो सर इंपोर्ट का क्या मतलब होगा, कह रहा इंपोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड यानी कि विदेश में बनाए जाते हैं, वाइल एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स इज डिडक्टेड विथ अ व्यू टू फाइंडिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द अकाउंटिंग ईयर। देखो इंपोर्ट का मतलब होता है बेसिकली फॉरेन में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं जब हम उसको खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है, नेट एक्सपोर्ट। तो ये नेट एक्सपोर्ट कैसे आएगा, तो एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर नीचे लिखा है कि सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी, यानी जो 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को
जो वैल्यू होती है, जब इन चारों को वैल्यू को हम सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एट एमपी। या हम यूँ कहें कि एक्सपेंडिचर मेथड से जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, और जब हम एक बार जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, आसानी से नेशनल इनकम भी निकाल लेते हैं। यहाँ देखो नीचे एक नोट लिखा है, कह रहा डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जीडीसीएफ इंक्लूड्स बोथ। मतलब जो जीडीसीएफ होता है इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच टुगेदर प्रेजेंट टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट में एक तो फिक्स वाला भी आता है, ठीक है, और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करके जो आता है उसको बोलते हैं जीडीसीएफ। चलो अब देखो, अभी तक मैंने जितनी बात की उसकी मैं एक क्रक्स समरी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी तक आप जितनी बात मैंने की आपसे, अगर ये सारी बातें आप भूल भी जाते हो, यानी अब मैं जो आपसे 5 मिनट बात करूंगा बस इतना ही अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो भी आपसे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। ठीक है, देखो सर क्या बताइए सबसे पहली बात गाइस, हम एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो पीएफसीई होता है, जीएफसीई होता है, जीडीसीएफ होता है और नेट एक्सपोर्ट होता है। तो जब हम इन 4 कंपोनेंट की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो हमें जो एग्रीगेट मिलता है उसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। या फिर हम यूँ कहें कि हम जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से तो जो वैल्यू निकल के आती है सबसे पहले उसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, पीएफसीई। पीएफसीई का मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्चे किए जाते हैं उसको पीएफसीई बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है तो हम कैसे निकालेंगे, पर्सनल इनकम में से पर्सनल सेविंग को माइनस कर लेंगे। पहला कंपोनेंट क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है जीएफसीई, ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है 100%। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है, कंजम्पशन के पर्पज से किया जाता है जिससे इकोनॉमी के लोगों का वेलफेयर हो सके, उसको बोलते हैं जीएफसीई। ठीक है, समझ गए, हाँ सर ये भी कंपोनेंट समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीसीएफ। ठीक है, तो अभी मैं इसको आराम से समझा रहा हूँ, डोंट वरी। तो जीडीसीएफ क्या हो गया, जो आपका फर्म्स के द्वारा यानी कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, उसी को हम जीडीसीएफ बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट होता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट। इसका फार्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और एक चीज़ याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में माइनस का नेट इंपोर्ट्स दिया रहता है। ठीक है, तो नेट इंपोर्ट्स अगर दिया है माइनस का तो इसका मतलब वो निगेटिव वैल्यू दी है। बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो अब इसके बाद देखो, सबसे मेन हमारा जो कंपोनेंट होता है वो जीडीसीएफ होता है। इस पे देखो स्टार बना हुआ है, तो आइए हम समझ लेते हैं एक बार फिर से कि जीडीसीएफ कैसे निकलता है। तो देखो गाइस, जीडीसीएफ को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसी का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो याद रखना, जीडीसीएफ को हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, दूसरा इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो जो खर्चा प्रोड्यूसर के द्वारा कैपिटल असेट्स पर किया जाता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी पर, ठीक है, या अदर किसी इक्विपमेंट्स पर जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली हम जो रॉ मटेरियल पर खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत बार इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक। बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा। अब देखो, जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे फिक्स की, बेसिकली फिक्स की बात की जा रही है, यानी कि जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसके भी फर्दर 3 टाइप होते हैं। एक होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और एक होता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और एक होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस जो प्रोडक्शन करने के लिए जो कैपिटल असेट्स पर बेसिकली क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया तो उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा
जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यानी कि जो कंस्ट्रक्शन पर, जो हाउस मतलब जो घर पर बेसिकली जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो घर बनाए जाते हैं, ठीक है, उस पर जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि रोड बनाने पर, है ना, डैम्स बनाने पर, ब्रिजेस बनाने पर, मेट्रो बनाने पर, इन सब पर जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में जीडीसीएफ दिया है तब तो ठीक है, अगर जीडीसीएफ नहीं दिया है तो याद रखना जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बहुत बार क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होगा, तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होगा तो इसके भी फर्दर तीन कंपोनेंट होते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इन तीनों को हम ले लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद जीडीसीएफ कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि एनडीसीएफ दिया रहता है। तो हमको क्या निकालना, हमको तो ग्रॉस वैल्यू निकालना है। तो ग्रॉस वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में नेट वैल्यू दी है और हमको ग्रॉस निकालना है तो हम प्लस क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन कर देंगे। ठीक है, और बहुत बार आपको जो जीडीसीएफ है ना, ये नहीं दिया होता क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, यहाँ देखो फिक्स्ड पर मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहेगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर फिक्स्ड लिखा है तो फिक्स्ड, देखो अगर हम बात करें जीडीसीएफ की तो जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट होते हैं, फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री, है ना, फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो याद रखना सबसे पहले इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ अगर हम बात करें जीडीसीएफ की, ठीक है, देखो जीडीसीएफ की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, क्या, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, जीडीसीएफ बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा कि अगर मान लो दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेंट्री वाला नहीं दिया, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लेंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा, है ना, मतलब फिक्स्ड वाला और प्लस इन्वेंट्री वाला दोनों को ऐड कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे नेट दिया था और हमको लेना है ग्रॉस, तो ग्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, तो हमारा जीडीसीएफ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो, तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको सारे स्टेप समझ में आए होंगे कि कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और जो कल मैंने इनकम मेथड से आपको बताया था, इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर वो वीडियो भी आपने देखा होगा तो उसमें भी जितने भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे। तो गाइस हम बेसिकली जो आपका पहला मेथड था, दूसरा मेथड था और जो थर्ड मेथड था, तीनों मेथड हमने पढ़ लिया। देखो पहला मेथड तो हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था, मतलब उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम क्या करेंगे, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, किससे रिलेटेड, एक तो इनकम मेथड से रिलेटेड और एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे जो तीनों मेथड से लगाए जाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन मेथड से, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से। लेकिन अब अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चन बेसिकली डिस्कशन करूंगा, है ना, कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आए कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारी अब तक की जितनी वीडियो मैंने अपलोड किया, अब तक मैंने 3 वीडियो अपलोड किया, ठीक है, एक तो प्रोडक्शन मेथड की और एक इनकम मेथड की और एक एक्सपेंडिचर मेथड की। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में तो हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन इनकम मेथड में अभी हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कशन किया था, और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी ही डिस्कशन किए हैं। मतलब आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना डिस्कशन किए हैं कि अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से स्टेप पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन से कंपोनेंट लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हुई होंगी तभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो वीडियो आप देखिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाली वीडियो देखिएगा, तो आपको 100% सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और एक बार आपको जब सारी चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आप किसी भी बुक का क्वेश्चन उठाइए, चाहे वो NCERT हो या किसी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन उठाइए, सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजिली बनेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।